हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने हिंदी की जो 3 क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर किया है। उसमें आपको पता ही है लास्ट टॉपिक क्या थे हमारे। शीर्षपात उपागम, श्रवण गतिविधि, अनुच्छेद श्रुतलेख और परिभाषिक योग्यता। तो ये सारे जो टॉपिक थे उसके एक दो एग्जाम्पल मैं अभी लूँगी और फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। आगे क्लास की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास को शेयर करें ताकि फ्रेंड्स के सर्कल में पहुँच सकें। आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए नोट्स को पढ़ लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओके फ्रेंड्स। कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापक को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को हम किस रूप में जानेंगे? तो हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? परिभाषिक योग्यता, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना ही क्या होता है? परिभाषिक योग्यता होती है। और उसके अलावा वो बहुत से भाषाएं जानता है। इसमें क्या होगा? इसमें बिल्कुल यही होगा कि सीधा बताया गया है, जो एक कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। देखो, एक से ज़्यादा भाषाएं जान रहा है और वो अपने घर में तो कुछ और बोलता है, क्लासेस में कुछ और बोलता है। तो एक मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? परिभाषिक योग्यता। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसे ट्रांसलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परिभाषिक योग्यता। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कवर करा रही हूँ। आलतू फालतू मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है, पॉइंट टू पॉइंट ही मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे कुछ नहीं आएगा, इतना पढ़ लो पास हो जाओगे। आगे चलते हैं। श्रव्य भाषावाद या ऑडियो लिंगुअल पद्धति क्या होता है? आप ये कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपको ऐसे नोट्स कहीं और यूट्यूब पे मिले हैं या किसी और ने आपको बताया है कि इतनी इजी तरीके से हिंदी को कैसे कवर किया जा सकता है? बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स इन नोट्स को तैयार करने में। मैंने अपना जी जान लगा दिया था जब मैंने सीटेट का क्लियर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं क्योंकि आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, बस आपको पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रव्य भाषावाद या ऑडियो लिंगुअल पद्धति। यह पद्धति विदेशी भाषा शिक्षण की एक विधि है जहां विशेष रूप से बोलने और सुनने के लिए व्याकरणिक और ध्वन्यात्मक संरचना सीखने पर जोर दिया जाता है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा व्याकरण और ध्वनि, 2 चीजों पे ध्यान दिया जाता है। किस पे? श्रव्य भाषावाद। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑडियो लिंगुअल पद्धति कहते हैं। हिंदी में आएगा श्रव्य भाषावाद। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? व्याकरण और ध्वनि इंपॉर्टेंट है। यह व्यवहारवाद पर आधारित होता है। तीसरा, नए शब्द और व्याकरण को सीखने के लिए छात्रों के मूल भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? छात्रों की मूल भाषा। मूल भाषा क्या है? जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो उनकी मातृभाषा है, जो वो घर में बोलते हैं, उस पे इसका कोई यूज नहीं होने वाला। सिर्फ क्या है? व्याकरण, ग्रामर और ध्वनि। बच्चा क्या बोल रहा है उसको देखना है। तो ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि बस ये व्याकरण और ध्वनि याद कर लिया। ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे का भाषावाद में मूल भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे पॉइंट करके कि क्या बच्चा श्रव्य भाषावाद में मूल भाषा का प्रयोग करता है, तो उसमें आपको टिक नहीं मारना, उसमें नेगेटिव ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसमें चौथा पॉइंट, देखते हैं क्या है। इसमें पूरा ध्यान सुनने व बोलने पर होता है। किसमें होता है? पूरा ध्यान सुनने व बोलने पर होता है। क्यों? क्योंकि जब व्याकरण लिखेगा, बोलेगा तो ही तो आगे कुछ कर पाएगा। तो इसमें पूरा ध्यान सुनने व बोलने पर होता है। इसके 4 पॉइंट हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट नोट कर लेना आप। ड्रिल होता क्या है?
पूर्णावर्ती या दोहराना याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये मतलब सोच लेना कि मतलब अलग से लिखा है तो इसे पढ़ना नहीं है, बहुत है, एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा कि ड्रिल। ड्रिल होता क्या है, ड्रिल से आपका क्या तात्पर्य है? तो क्या होता है, ड्रिल का मतलब होता है पूर्णावर्ती। आप कितने भी पेज पलट लो आगे पीछे, आपको ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा जितने मैंने नोट्स अच्छे से तैयार करके मैं आपको दे रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है? तो क्या है, श्रव्य भाषावाद। इसमें क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, ड्रिल। ड्रिल का मतलब क्या होता है, दोहराना। तो उसमें कहते हैं श्रव्य भाषावाद में क्या आया था, श्रव्य भाषावाद में ये आया था कि आपको व्याकरण और सुनने पे ध्यान देना है, ध्वनि पे ध्यान देना है। ध्वनि होता क्या है, जो हम चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं तो वो ध्वनि हो गई ना। हम कुछ जो मुंह से बोल रहे हैं, चाहे एक बार बोले, चाहे 2 बार बोले, चाहे 3 बार बोले, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ सेंटेंस में ड्रिल आ गया वो क्या होगा, श्रव्य भाषावाद होगा। अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा कि औपचारिक, औपचारिक का मतलब ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्या होता है, ग्रामर यानी कि व्याकरण। तो व्याकरण आ गया, ड्रिल आ गया, तो क्या हो जाएगा इसमें, श्रव्य भाषावाद। आपको टैग वर्ड ध्यान में रखने हैं। आपको एक बार क्लासेस करने से नहीं आएगा, आपको बार बार रिवीजन करना होगा ताकि माइंड में सेट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं पहले फिर से कहती हूँ, चैनल को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे क्लासेस नहीं मिल पाएंगी। मैंने साइंस की 11 क्लासेस की हैं जो कि आधी हैं, आगे और भी क्लासेस लेके आऊँगी। हिंदी की चल रही हैं, इंग्लिश की भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं मुझे। तो आप जब तक मुझे लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे चल पाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में सही है? तो कौन सा सही होगा देखते हैं। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समर्थ परिवेश में बढ़ जाती है। मुद्रित का मतलब क्या होता है, एक तरह से कॉन्टिन्यूशन में चलते रहना ही मुद्रित हो गया यहाँ का मतलब। ठीक है, तो भाषा अधिगम की जो गति होती है मुद्रित एवं लिखित समर्थ परिवेश में बढ़ जाती है। मुद्रित वातावरण से आशय ऐसे वातावरण से है जहाँ बच्चों को अपने इर्द गिर्द चित्र, विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा समृद्ध परिवेश में हो। तो इसमें क्या आशय है, क्या इसमें मुद्रित से आशय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है। आपको ये ध्यान रखना है कि मुद्रित से क्या है, कि मुद्रित होता क्या है, इसका संबंध किससे है, तो क्या है, भाषा अधिगम से संबंधित। होता क्या है, जब हम बच्चा को किसी क्लासरूम में जाता है तो उसके क्लास के रूम में उसके वॉल पे क्या लगा होता है, बहुत से ABCD कुछ लगा होता है, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ स्लोगन लिखी होती हैं, कुछ कविताएं लिखी होती हैं। जो कविताएं वगैरह लिखी होती हैं वॉल्स पे बच्चों के क्लासरूम में या स्कूलों के दीवारों पर, तो वो क्या होती हैं, वो मुद्रित वातावरण कहलाती हैं, क्योंकि वो बच्चों को ऐसा परिवेश दिया जाता है कि बच्चे जहाँ नज़र अपनी घुमाए वहाँ पर उनको कुछ सीखने को चीज़ें मिल जाएं। ओके फ्रेंड्स, कौन सा भाषा अधिगम के लिए एक आदर्श क्रियाकलाप नहीं है? ठीक है, क्रियाकलाप नहीं है जो अधिगम से संबंधित नहीं है। तो व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास, यहाँ अभ्यास से आ रहा है। तो यहाँ रिपीटेटिव, जो हम रिपीटेड जो चीज़ें करते हैं वो चीज़ क्या होता है, वो गलत होता है। तो यहाँ क्या है, अभ्यास। तो यहाँ अभ्यास से समझ, ये मत समझ लेना कि भैया हम जो लर्न करते हैं उसका बार बार हम अभ्यास करते हैं, रिवीजन करते हैं तो वो वाला अभ्यास, यहाँ वो वाला अभ्यास नहीं होगा। यहाँ जो रिपीटेड वर्क है उससे संबंधित अभ्यास है जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है। ओके, व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास, व्याकरण नेगेटिव है, अभ्यास यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो इसमें क्या होगा, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं होता है, जबकि जो कि बिल्कुल गलत है। शास्त्रीय भाषा क्या होते हैं, ये ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा त्रिभाषा सूत्र, फर्स्ट हो गया मातृ लैंग्वेज जो बच्चा बोलता आ रहा है, सेकंड हो गया हिंदी या इंग्लिश में
या जो भी उसकी कन्नड़ हो गया, मराठी हो गया, बांग्ला हो गया, बहुत से जो हिंदी इंग्लिश मतलब इनके साथ जो राज्य भाषाएं लैंग्वेज होती हैं वो हो गया। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा कोई भी वो विदेशी भाषा सीख सकता है, जैसे फ्रेंच हो गया, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें। और लेकिन शास्त्रीय भाषा क्या हो गई, ये वैकल्पिक होती हैं, ऑप्शन के तौर पे होती हैं, चाहे कि आप लो चाहे ना लो। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ देखो यहाँ लिखा ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। और द्वितीय स्तर पर ऑप्शनल मतलब चूज़ कर सकते हैं, मतलब हम जब हिंदी इंग्लिश बांग्ला मराठी या कुछ भी जब सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके साथ ही ऑप्शनल होते हैं कि आप सीखना चाहो तो ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है? सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है, तो कौन सा तरीका है, तो वो है दक्षता आधारित भाषा शिक्षण। ठीक है, यहाँ जहां भी आपको दिखे ना कि प्रतिफल, तो प्रतिफल का सीधा संबंध किससे हो जाएगा, दक्षता से हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्योंकि हिंदी है, ये पेपर सेकंड का हिंदी है गाइस, ये इतना इजी नहीं होगा, बहुत टफ है। तो आपको टैग वर्ड ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप ये लाइन पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या भैया, आप बार बार रीड करोगे तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि है क्या ये। भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है? जहां आपको लगेगा कि प्रतिफल हो गया, जो रिजल्ट आ गया, जो एंड पॉइंट हो गया, तो वो किससे संबंधित होगा, दक्षता। भाई जाहिर सी बात है ना, क्लास में जो बच्चा अच्छा होगा पढ़ने में, जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाएगा, अपना सब कुछ दक्षता दिखाएगा, कहने का मतलब दक्षता दिखाएगा, वही तो प्रतिफल लेगा, वही तो रिजल्ट लेगा, वही तो एंड पॉइंट तक पहुंच पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, अध्यापिका चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती हैं। ठीक है, इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? तो इसमें अध्यापिका क्या लेके आ रही हैं, ये आ रही हैं जो उनके डेली रूटीन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, रोज़मर्रा के जो कामों में जो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो रियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं वो लेके आती हैं, ताकि बच्चा इसलिए समझ जाए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों ने जिन्हें देखा ही ना हो तो बच्चे को क्या समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। बच्चे जो अपने घरों में देखते हैं, डेली देखते हैं, तो उनकी चीज़ें वो जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम वास्तविक वस्तुएं। क्या कहेंगे, वस्तुओं के बारे में पूछा है कि हमें वस्तुओं को क्या कहेंगे, तो वास्तविक वस्तुएं कहेंगे। इंग्लिश में क्या होता है, रिलिया होता है। क्या होता है, रिलिया। तो हम उसको क्या कहेंगे, वस्तुओं के बारे में पूछा है तो वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, वास्तविक वस्तुएं। इंग्लिश में क्या होता है, रिलिया होता है। क्या होता है, रिलिया। ये इंग्लिश में भी आएंगे क्वेश्चन, ये जैसे हिंदी में होते हैं ऐसे इंग्लिश के टॉपिक चेंज हो जाते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश भी, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिसारी प्रश्न। अभिसारी प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट कर लेना। जो साइंस स्टूडेंट होंगे वो साइंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, ये प्रश्न समस्या के समाधान में सहायता करते हैं। ये मापन, संचारण, तुलना करने और विपरीत करने के लिए उपयोग होते हैं। इन सवालों को निर्धारित प्रश्नों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे अभिसारी प्रश्न वो होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल निर्धारित होते हैं, जिनका मापन, संचलन और तुलनात्मक करने के लिए होता है। तो ये नोट कर लेना आप। ठीक है, ये बस ये अभिसारी प्रश्न आपको क्या होता है, बस एक टाइप से आप ध्यान रखना कि होता क्या है। ठीक है, ऐसे अपसारी प्रश्न हो गया कि क्या किस टाइप के प्रश्न हो गया, ये तो निर्धारित होते हैं, मतलब जो सटीक है वो होगा अभिसारी। अपसारी प्रश्न क्या होते हैं, ये प्रश्न बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, इल्यूजन वाली जो चीज़ हो गई वो अपसारी हो गई, और जो परमानेंट फिक्स है जो प्रश्न वो अभिसारी प्रश्न हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने का सार्वधिक है? निष्कर्ष कैसे निकालेंगे विद्यार्थी, उस तरह से हम उसके उनमें कैसे कौशल को डेवलप किया जाए। तो इसमें क्या है देखते हैं, हमारे 3 पॉइंट हैं। इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखते हैं? इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? कहानी में से किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें।
पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। चौथा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखते हैं, ये भी नहीं होगा। हमें रखने का क्या मतलब है? इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या आप उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को जानते हैं? इसमें क्या हो गया, इसमें वो डूब गया पात्र में कि वो उसने जो कहानी सुनाई, क्या वो पात्र उसे रियलिस्टिक मतलब रियल लाइफ में मिलेगा? तो ये उसने बिल्कुल इस तरह से जोड़ लिया उस चीज़ को अपने आप को। तो निष्कर्ष निकाला उसने कि क्या वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो क्या ऐसा सच में ऐसा होता है? कहानी में से किसी भी कल्पना करें और वाक्य में उसका प्रयोग करने। तो कल्पना करना भी नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 तो अपने आप ही कट गए, तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी क्लासेस कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका मोटिवेशन ही आगे क्लास को चला पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।